शरद पवार के गढ़ बारामती में आज ईडी पहुंची। उसने उस जगह पर छापा मारा जिस जगह छापा तो दूर, उस इलाके का थानेदार हो या उस जिले का एसपी हो, वह भी उस जगह पर पहुंचकर अपनी ताकत दिखाने की हैसियत बरसों बरस से रखता नहीं था। लेकिन ईडी पहुंची, उसने छापा मारा। यह दृश्य पहला है। दूसरा दृश्य सोचिए, जैसे ही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पहुंचेंगे, वैसे ही दिल्ली से ईडी का बुलावा राहुल गांधी को होगा हेराल्ड केस में, और उन्हें दिल्ली आना पड़ेगा, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में ही करके उन्हें दिल्ली लाकर ना रखा जाए, ऐसी स्थिति तो नहीं होगी। यह दृश्य दूसरा है। तीसरी परिस्थिति सोचिए कि केजरीवाल, जिनको एक के बाद एक नोटिस मिल रहे हैं और अब वो कहने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल मेरी गिरफ्तारी चुनाव प्रचार रोकने के मद्देनजर है, यानी जब देश में लोकसभा चुनाव होंगे तो मैं चुनाव प्रचार ना कर सकूं। दिल्ली और पंजाब दो राज्य उनके पास हैं, तो क्या सिर्फ नोटिस दर नोटिस ही चस्पा होंगे या उसके आगे की कार्रवाई उस दिन का इंतजार करेगी जिस दौर में पूरे तरीके से देश के भीतर एक ही मुद्दा रेंग रहा होगा, और वह मुद्दा 22 जनवरी से जुड़ा हुआ है। इस दौर में केजरीवाल की कौन सुनेगा जब उन्हें जेल के भीतर डाल दिया जाएगा। राजनीतिक तौर का यह दृश्य तीसरा है। चौथा दृश्य ममता बनर्जी की दिशा में जाता है, जहां पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो मामले पड़े हैं। उसमें एक तो खनन का मामला है और दूसरी तरफ भर्ती का मामला है, यानी शिक्षकों की भर्ती का मामला है। इसके अलावे भी कई सांसद टीएमसी के, कई मंत्री टीएमसी के, कई विधायक टीएमसी के, शारदा नारदा कांड, सब कुछ तो सामने पड़ा है। कोई भी फाइल उठा लीजिए, किसी भी फाइल के आश्रय आरोप प्रत्यारोप लगा दीजिए, उसको कहीं ना कहीं किसी रूप में कैद कर दीजिए, और नहीं करना है तो सौदेबाजी राजनीतिक तौर पर होगी। यह दृश्य चौथा है। पांचवां दृश्य बिहार की तरफ जाता है, जो तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव एकमात्र इस दौर में सबसे लोकप्रिय शख्स हैं जो बिहार में चुनाव प्रचार करें तो वोट उनके अनुकूल होगा। युवा भी हैं, तेवर भी है। लालू यादव से वह लाभ नहीं होगा, और नीतीश कुमार इस दौर में कैसे किस रूप में चूक गए, या फिर इंडिया के भीतर के अंतर्विरोध ने उन्हें और खारिज कर दिया या जगह दे दी, यह आप तय कीजिए। लेकिन यह पांचवां दृश्य भी डराने वाला है चुनाव के मद्देनजर, जब उन्हें भी जेल के शिक्षों के पीछे डाला जा सकता होगा। ये 4-5 दृश्य सिर्फ बताने के लिए है। राजनीतिक तौर पर सबसे तीखी स्थिति मौजूदा वक्त की है, जिसके सामने लोकसभा चुनाव खड़ा है, और इस लोकसभा चुनाव से पहले 10 बरस की जो मशक्कत दिल्ली की सत्ता ने की है, क्या वह एक झटके में उसे गंवा देगी सिर्फ एक चुनाव के भरोसे, या चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगी। और दूसरी परिस्थिति यह भी है कि जो गुजरात मॉडल था और गुजरात मॉडल का विस्तार जो दिल्ली में बीते 10 बरस में देखा गया, यानी 2 दशकों की मेहनत मशक्कत अपने तौर पर विचारधारा के आश्रय सत्ता पाने को लेकर, क्या उसे गंवाया जा सकता है? खासतौर से तब जब 2025 में 100 बरस आरएसएस के हो जाएंगे। जश्न की तैयारी 2024 से ही शुरू होनी है, तो प्लान बड़ा होना चाहिए। और इस दौर में कहते हैं, आप किसी भी अधिकारी से मिलिए, वो कहता है दरअसल बहुत व्यस्त हैं, और अगर वो सीबीआई, ईडी या आईटी से जुड़ा है तब तो वो कहीं ज्यादा व्यस्त है, क्योंकि उसके सामने कोई ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर है, या साल की शुरुआत है, या बजट आने वाला है, या उसको कोई अपना टारगेट पूरा करना है। जी नहीं, उसकी व्यस्तता बहुत साफ है। उसके लिए यह चुनावी साल है। तो चुनावी साल की सक्रियता दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से घूमते हुए, रायसीना हिल से निकलते हुए इस देश के भीतर तमाम संस्थानों के भीतर अगर नौकरशाही के मन में है, तो जरा कल्पना कीजिए वो कौन सी स्थिति होगी जिसके आश्रय अगर इंडिया को यह लगने लगा है कि 2-2, 4-4 सीटों की मशक्कत में वह फंसी हुई है और समझौता हो जाए, तालमेल बैठ जाए, तो फिर उसकी जीत सुनिश्चित होगी। दरअसल ये बातें सोची जा सकती है, हकीकत इस बात के आश्रय समझनी होगी जहां पर सत्ता का बहुत कुछ दांव पर लगा है। हम उस पूरे प्लान को लेकर आपके सामने आए, उससे पहले 2 बातों को साफ कर लीजिए। इस देश के भीतर में, इस दौर में अर्थव्यवस्था कॉरपोरेट के आश्रय चलती है। इस देश में सबसे रईस शख्स अडानी आज एक बार फिर हो गए। इस दौर में जीडीपी हमारी जिस छलांग लगा रही है, उसमें बहुत सारे सवाल अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हैं, यानी असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं, जिसका योगदान जीडीपी में होता तो 45% है, लेकिन उसके साथ लोगों की तादाद जो वर्कफोर्स है वो तकरीबन 93-94% है। यानी इस देश की जीडीपी उस संगठित क्षेत्र के आंकड़ों के आश्रय चलती है जिसमें आपको सिर्फ चकाचौंध दिखाई देगी और कॉर्पोरेट का बढ़ता हुआ नेटवर्थ होगा। यह पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा राजनीतिक तौर पर इसे और सफाई के साथ समझिए कि जो तीखी परिस्थिति देश के भीतर है, क्या उसका नजारा आज बंगाल में तब नजर आया
जब ईडी कार्रवाई करने पहुंची वह भी राशन घोटाले को लेकर। 700 करोड़ के राशन घोटाले में आरोपी कोई दूसरा नहीं, टीएमसी के ही नेता हैं। और उनके इलाके में जिस तरीके की भीड़ सड़क पर उमड़ आई, जिस तरीके से हमला उसने गाड़ियों पर किया और जिस तरीके से ईडी के अधिकारी के माथे को एक लिहाज से कहीं इतनी चोट पहुंचाई कि उसमें एक को 7 दूसरे को 11 टांके लग गए। यह क्या राजनीतिक तीखेपन की स्थिति है? हमें लगता है इस तस्वीर को देखिए जरूर, उसके बाद इन बातों को आगे बढ़ाया जाएगा। निखिल का चाची तो निखिल कैमरा निकाल के कैमरा तो निखिल को खोले पाए जाते हैं कितना जान बनी आप नहीं तो हमारे के के तरफ पुलिस हो रही है আমাদের আমাদের সাথে ক্যামেরাম্যান হাতে ওরা ছিল হ্যাঁ করব না ভাই নেই তো আর ঘরে हम आई बाबा तो यह ईडी की गाड़ी का हाल है। यानी उस वक्त जब इस देश के भीतर सबसे मजबूत सत्ता के लिए हथियार ईडी ही है और ईडी का नाम लेकर इस देश में समूचे संसद के भीतर बैठा हुआ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी पहुंचा और राष्ट्रपति के दरवाजे पर भी उसने दस्तक दी। तो क्या ईडी पर हमला सरकार के पूरे प्लान को धराशायी तो नहीं कर देगा, या इस दौर में कानून व्यवस्था चुनाव के मद्देनजर इतनी बुरी हो चली है जिसमें नजर आने लगा है कि निशाने पर ईडी है? तो क्या 2024 के चुनाव जांच एजेंसियों के आश्रय लड़े जा रहे हैं, या इस देश के भीतर जांच एजेंसियां महज सरकार के लिए ढाल है या हथियार है? लेकिन जरा सोचिए, इस हमले के बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर खुले तौर पर जब ये कहते हैं कि चुनाव से ऐन पहले ऐसी हिंसा, और उनके शब्द बहुत साफ हैं कि जो हुआ उसमें लगता है सरकार फेल हो गई, उसमें अब संविधान को अपना काम करना होगा, सभी विकल्प खुले हुए हैं, गुंडा राज है ये, जंगल राज है ये, यह कोई बनाना रिपब्लिक पश्चिम बंगाल को ना समझे। हम चीजों को पटरी पर लाएंगे और चुनाव से ऐन पहले की यह स्थिति बहुत घातक है। तो एक संकेत है इसमें पश्चिम बंगाल को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर, ममता बनर्जी के जरिए इंडिया के भीतर की परिस्थिति को लेकर और आने वाले वक्त में केंद्र की उस पहल को लेकर जो कहीं ना कहीं गवर्नर के आश्रय चलती है, उसकी शुरुआत होती है और उसके बाद परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर दिल्ली के हाथ में आ जाती है। हमें लगता है इन बातों को थोड़ा और विस्तार दिया जाए, उससे पहले गवर्नर साहब क्या कहते हैं, इसे सुनिए। If government fails in its basic duty, then the Constitution of India will definitely take its course.